सिद्धार्थ बंसल का बहुत ही वाजिब जवाब है जो कि महिंद्रा या महिंद्रा के डीलरशिप के लिए है। ये कहते हैं कि इन्होंने 5 महीने वेट किया 3XO का MX1 जो वेरिएंट है इसका, और अब जब गाड़ी आई है तो वो डीलरशिप वाले बहुत दादागिरी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम थर्ड पार्टी PDI नहीं करने देंगे। और ये सिर्फ इनका नहीं है, काफ़ी सारे महिंद्रा डीलरशिप के लिए भी ये बोल रहे हैं। तो एक बात बताओ यार, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर किसी इंसान को गाड़ियों की नॉलेज नहीं है तो वो क्या कहेगा, वो क्या करेगा? वो अपनी गाड़ी को जांचेगा परखेगा नहीं? जो आप आंख बंद करके देना चाहोगे वो ले लेगा क्या, उठा लोगे? और ऐसी क्या गाड़ी के अंदर आप लोगों ने चोरी कर रखी है कि कोई थर्ड पार्टी जो आपकी PDI कर रहा है उसको आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो? क्या कर रखा है आप लोगों ने? क्या उसको रिपेंट कर रखा है? क्या उसके पार्ट चेंज कर रखे हैं? क्या उसके इंजन के अंदर अजीब सी आवाज आ रही है? या बहुत ज्यादा दिनों की जो है वो गाड़ी आप लोगों ने स्टॉक के अंदर खड़ी कर रखी है? या आपके स्टॉक के अंदर ये वाटर डैमेज हो रखी है गाड़ी? क्या कर रखा है कि आप इतना ज्यादा डर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिद्धार्थ भाई, ये वीडियो उनको स्पष्ट तौर पर दिखा देना। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये आगे तक हम आवाज लेकर के जाएंगे। ये आपका हक बनता है यार कि गाड़ी को PDI अच्छे से करो, देखभाल करके लो। अगर किसी इंसान को नॉलेज नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा, आप खुद बताइए ना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, अगर एक और चीज सॉल्यूशन देता हूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि PDI के अंदर क्या क्या चीजें इनडायरेक्टली जो है आपको चेक करनी चाहिए, सारी चीजें। और दूसरी चीज ये भी कि अगर वो नहीं अलाउ कर रहे हैं तो उसको अपना यार दोस्त समझ के, उसको यार दोस्त बना करके आप वहां पर लेकर के जाइए। वो आपका जो है ना वो अच्छे से PDI जो है वो करके दे देगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा गलत बात है किसी भी कंपनी के डीलरशिप की। मैं डायरेक्ट जो है ना वो पॉइंट नहीं कर रहा हूं महिंद्रा को। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे यार? और एक बात बताओ यार, लगभग 5 महीने की वेट करने के बाद में इंसान के अंदर जो इमोशंस होते हैं उसकी कोई कदर है कि नहीं है आप लोगों को? वो अच्छी भली गाड़ी देखभाल करके लेगा ना। तो प्लीज ऐसा मत करो, ये चीज गलत बात है। अगर आपकी गाड़ी खरीदने से वो रिजेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना उस चीज का। ऐसे ही थोड़ी ना कोई रिजेक्ट कर देंगे। तो प्लीज उनको अलाउ करिए। आप लोग डीलरशिप सब लोगों को लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि एक ग्राहक को अच्छी गाड़ी, आप तो यार रिलेशनशिप बनने से पहले ही उसको खराब कर रहे हो। ठीक है, एक रिलेशनशिप बन रहा है आप लोगों के बीच में, एक ग्राहक का और आपके बीच में, तो उसको तो आपको अच्छे से संजो के रखना चाहिए यार। खैर, बहुत सारे सवाल आते हैं दोस्तों आप लोगों के। ये एक Q&A सेशन है, ठीक है, ये उनमें से एक सवाल था। और अब मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल मैं यहाँ पर एक वीडियो के अंदर कैप्चर नहीं कर सकता, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियोस जो है ना वो हफ्ते के अंदर Q&A के लाया करूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से उठाए हैं, तो आप मेरे को वहाँ पर फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है आप लोगों की आवाज़ हम आगे तक पहुँचाते हैं, या आप लोगों को सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि ताकि आप लोग कोई गलत चुनाव ना कर लें किसी भी गाड़ी का, चाहे वो पुरानी गाड़ी हो चाहे वो नई गाड़ी हो। ठीक है, तो खैर, अब पंकज जी क्या कह रहे हैं? पंकज जी कह रहे हैं कि इनके पास में जो है, अगला सवाल है ये कह रहे हैं कि ग्लेंजा है, AMT है, ठीक है, इनके साथ में, और ये जो है स्विच करना चाह रहे हैं पंच EV के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे लेकर के आ रही है कि मजबूर कर रही है गवर्नमेंट, है ना। इनकी जो है क्या कहते हैं कि अभी E20 जो चल रहा है, ठीक है, E85 के कंसर्न है। बेटर क्या चीज़ है कि होल्ड करे ग्लेंजा को, या आपकी पंच EV के ऊपर जो है ये शिफ्ट हो जाएं? सिंपल सी बात है, इनको अपनी ग्लेंजा से काफ़ी प्यार भी है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि प्री फेस लिफ्ट जो है इन्होंने पंच को ड्राइव करी थी, जो कि बहुत लेस यूज़र फ्रेंडली जो है ना इनको लगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं पंकज भाई, वो ये कि जो नई वाली पंच EV है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छी है, अच्छी दिखाई भी नहीं देती, बल्कि अच्छी आपकी किलोमीटर रेंज भी जो है ना वो अच्छा खासा निकालती है। तो अगर आप एक एंट्री लेवल आप EV खरीदना चाह रहे हैं ना, तो पंच इस टाइम पे बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। बट जो आपके पास ग्लेंजा AMT है, मैं तो कहता हूं कि उसको आप चलाइए, फालतू के अंदर आप घाटे का सौदा होगा। फिलहाल आप ग्लेंजा बेचोगे, फिर उसके अंदर शिफ्ट होगे, तो वो नई गाड़ी के प्राइस में भी जो है प्रॉफिट होता है कंपनी को। दूसरा, आपकी गाड़ी जब बेचोगे तो अब घाटा होगा। इट्स बेटर कि होल्ड करो आप अपनी ग्लेंजा को, उसके साथ में खुशी खुशी चलिए ना। जब अच्छे तरीके से साल 2 या 3 साल के अंदर सिनेरियो पूरा क्लियर हो जाए कि मार्केट किस तरफ जा रही है ऑटोमोबाइल की, तब आप एक चुनाव कीजिए, समझ रहे हैं। एक बात बताऊं, पेड़ में थोड़ी सी छतरी सी कर रखी है, यहाँ पर हल्का सा जो है ना बारिश की बूंदाबांदी जो है ना आ रही है। वैसे बस जब तक Q&A करूं तब तक बारिश ना आ जाए, नहीं तो मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। अगला सवाल जो है, इनका नाम नहीं पता, sims.im कुछ करके है। ये कह रहे हैं कि असम से हैं और
ये कह रहे हैं कि इनको एक बड़ी ही मजबूत सी जो है ना एक एसयूवी जैसी गाड़ी चाहिए, तो बोलेरो नियो N11 ले लें क्या। 4 लोगों का जो है इनका महीने में 1-2 बार बाहर आना जाना होता है, मतलब कि 4 मेंबर्स वगैरह हैं ये। तो ये कह रहे हैं कि रफ टफ सी गाड़ी चाहिए, कोई गिमिक फीचर्स वगैरह जो है ना इनको कोई मतलब नहीं है। तो डिसीजन सही है क्या 12 लाख के अंदर। अगर आपका चाल चलन बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो बोलेरो नियो जो है ना वो N11 की बात कर रहे हैं, ये अच्छी गाड़ी है नो डाउट, ठीक है। थोड़ा सा जो ये बाकी कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह आ रही है ना, उनमें सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है कि आपकी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका रियर व्हील ड्राइव भी है, तो थोड़ा सा अच्छा है। लेकिन अगर आपको एक सच में बहुत ही परफेक्ट एसयूवी चाहिए, आपको मतलब कि उससे आपकी कैसी गाड़ी दिखाई देती है, बड़ी लंबी चौड़ी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जिमनी जो है परफेक्ट चॉइस रहेगी। अगर 4 बंदे ही आप इधर उधर जाते हैं तो पेट्रोल के अंदर भी है। खैर अदरवाइज आप जो है वो आप बोलेरो नियो N11 के ऊपर भी जा सकते हो। अगर आपको एक परफेक्ट एसयूवी ही चाहिए तो मैं कहता हूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर आज के दिन इंडिया के अंदर जिमनी से बेहतर कोई भी आपकी एसयूवी नहीं है, चाहे आप ऑटोमेटिक उठा लीजिए चाहे आप उसका मैनुअल उठा लीजिए। खैर अगला जो सवाल है वो देवा आशीष ने पूछा है, और वो क्या कह रहे हैं कि ये प्लान कर रहे हैं टाटा सेरा का, ठीक है, एडवेंचर प्लस लेने का, जो कि मैं एक वैल्यू फॉर मनी बताया भी है आप लोगों को। 4-5 महीने जो है ना वो हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि रिव्यूज़ वगैरह के अंदर देख रहे हैं तो कुछ एक इश्यूज़ वगैरह भी बताए जा रहे हैं, जैसे कि हाल ही के अंदर भी है ना। देखिए इशू वगैरह कुछ नहीं है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हमने आपको भी बताया कि पिछला अगर आप मेरा वीडियो देखोगे टाटा सेरा से रिलेटेड, तो उसमें बताया कि क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर उसके अंदर दिक्कतें आ रही हैं। वैसे गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत वगैरह बातचीत नहीं है, बहुत अच्छी चलती भी है, लेकिन वो मेरी वाली यूनिट के अंदर जो चीज़ें दिक्कत आई थी वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी। लेकिन फिर भी, और ये कह रहे हैं कि ये NA इंजन का प्लान कर रहे हैं, नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 का प्लान कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपको कि थोड़ा सा जो है ना वो दोस्त अंडर पावर आपको लगने वाला है। अगर इससे पहले आपने कोई मज़ेदार गाड़ी रखी है ना तो आपको निश्चित तौर पर वो थोड़ा सा अंडर पावर लगेगा। 3-4 महीने रुकने में कोई हर्ज नहीं है, ये खुद भी कह रहे हैं कि आराम से जो है ना रुक सकते हैं। तो 3-4 महीने अगर रुक करके और देखोगे तो जो हम लोगों ने एड्रेस करी है कमियां उसके अंदर, स्पेशली जो है ना हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जो करी है, तो उम्मीद ये है कि टाटा उनमें जल्दी ही सुधार करेगा। उसके बाद में नए लोट वाली गाड़ी ले लो तो बेहतर है, ठीक है। अगला सवाल जो है वो रोहित ने पूछा है, और रोहित क्या कह रहे हैं कि इनका बजट 8 लाख का है, और ये जो है 4 बंदे हैं इनकी फैमिली के अंदर, और इनकी पहली गाड़ी होगी। इन दोनों में से कौन सी, अल्ट्रोज प्योर या स्कोडा काइलैक बेस। बहुत ही अच्छे और वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां हैं दोनों ही, लेकिन मैं फिर भी काइलैक को थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर ये है कि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आ जाती है, जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ऊंची है और थोड़े से फन टू ड्राइव। कंट्रोल में तो अल्ट्रोज भी बेहतरीन है गाड़ी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इन दोनों में से आपको स्कोडा काइलैक के ऊपर थोड़ा सा ना मतलब कि जाना चाहिए। अगला जो है वो मंगेश का है सवाल, और ये कहते हैं कि 2015 MH नंबर जो है ना अर्टिगा इनको मिल रही है, 65,000 सिर्फ चली हुई है, 5.5 लाख या 5,30,000 बोल रहा है। उसके बाद में ये CNG लगवाना चाहते हैं, गाड़ी फिलहाल नॉन CNG है, कितना सही रहेगा, और कन्वर्जन के बाद ओवरऑल डील वर्थ है क्या। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। MH नंबर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र का जो नंबर है वो थोड़ा सा उधर की तरफ थोड़ा सा यूज्ड गाड़ियाँ महंगी मिलती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी नहीं। मैं कहूँगा कि अगर हरियाणा की तरफ या नॉर्थ इंडिया की तरफ होता तो 4 लाख इसका मैक्सिमम वर्थ होती, अगर 65,000 ये जेन्युइन चली हुई होती तो, ठीक है, क्योंकि 2015 का वेरिएंट है दोस्तों। अब मैं कहूँगा कि 4.5 लगा लो आप, ठीक है, और आप CNG भी लगाओगे उसके बाद तो आपको ज़्यादा बैठने वाली है ये गाड़ी, तो 4.5 से ऊपर देने का कोई मेरा मतलब नहीं है इस गाड़ी के ऊपर। और ख़ास तौर पर स्पेशली अगर प्योर ये पेट्रोल में, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है देखना कि सिर्फ 65,000 चली है क्या, थोड़ा डाउट होता है, लेकिन फिर भी आप किलोमीटर वगैरह का रिकॉर्ड वगैरह जरूर से जरूर चेक करवा लीजिएगा। अगला सवाल जो है वो नितेश कुमार पांडे का है, और ये क्या कह रहे हैं कि एक सेकंड हैंड फैमिली कार देख रहा हूँ, 2014 का मॉडल है, वो कौन सा है, मोबिलियो का, और मात्र जो है वो 2,30,000 का किसी यूज कार प्लेटफॉर्म के ऊपर है, और 2026 में लेना वर्थ है क्या। देखिए, अगर वो गाड़ी बहुत ही जेन्युइन, जो कि बहुत कम चांसेस है कि बहुत कम चली हुई हो, और वो अगर आपको 2,30 में मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इससे अच्छा तो कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मोबिलियो की बजाय आप BRV के ऊपर आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, BRV भी आपको कम प्राइस के अंदर मिल सकती है गाड़ी, समझ रहे हैं।
तो काफ़ी, और उनका कुछ ज़्यादा बिगड़ता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से वो भी इसी 3-3.5 लाख के आसपास जो है ना आपको BRV मिल जाएगी, 3.5 के आसपास, समझ रहे हो। और वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन के अंदर। मेरे ख्याल से 2016 जब मोबिलिया 2016 में डिसकंटिन्यू हुई थी और 2016 के अंदर BRV आ गई थी। अगला सवाल है प्रियंजन का, वो क्या कह रहे हैं कि भाई 13 से 14 लाख का बजट है, डीजल ऑटोमेटिक चाहिए इनको, 70% हाईवे पे, 30% सिटी के अंदर। नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस एस देख रहे हैं और सोनेट का जो है ना वो HTK सॉरी देख रहे हैं। नेक्सॉन में इनको 360 कैमरा मिलता है और सोनेट के अंदर वो 360 वगैरह नहीं मिलता, और ना ही सोनेट की जो है ना पिछली सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है जितनी नेक्सॉन की, विच इज़ राइट। बट अच्छा, इनका मतलब कि बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी भी है और वाइफ, मम्मी और 6 महीने का बेबी है इनका, तो 4 लोग हैं इनका। तो कौन सी लें इन दोनों के अंदर। और देखिए बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि सोनेट जो है इसका फेस लिफ्ट जो है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक कंफर्ट भी बढ़ाया जाएगा, जैसे वेन्यू का साइज़ वगैरह भी बढ़ाया गया है, तो सोनेट का भी साइज़ वगैरह भी बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा बेहतर फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 360 तो उनके लिए चुटकियों का खेल रहेगा, वो तो आएगा ही आएगा उसके अंदर, ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी है ना तो हुंडई वेन्यू के ऊपर भी आप जा सकते हैं, समझ रहे हैं। हुंडई वेन्यू भी कोई खास बुरी डील नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वेन्यू भी आप देख सकते हैं, या सोनेट का अगर वेट कर सकते हैं तो यस, सेकेंड हाफ के अंदर, इस ईयर के अंदर जो है ना वो आ सकती है सोनेट, तो उसका वेट कर लीजिए अगर आपको किया के ऊपर ही जाना है। नेक्सॉन के अंदर क्या है कि नेक्सॉन के अंदर उतनी ज़्यादा स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगी, NVH लेवल थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, बट गाड़ी कंफर्टेबल है, सेफ है, सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ों के, और 360 आपको कैमरा वगैरह फीचर्स वगैरह भी मिल रहे हैं, अगर आपको ये चीज़ें ज़्यादा रिझाती हैं तो नेक्सॉन भी बुरा ऑप्शन नहीं है। आशीष क्या कह रहे हैं, आशीष कह रहे हैं कि नेक्सॉन क्रिएटिव DCA जो है ना वो गुड़गांव में 12,30,000 के आसपास मिल रही है, और वेन्यू जो है वो 12,20,000 के अंदर जो है वो DCT वाली मिल रही है, HX5। 7 से 10 साल के लिए। देखो मैं अगर हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा, अभी नई रिफ्रेशिंग लुक के साथ भी आई है वेन्यू, और मैं थोड़ा सा वेन्यू की तरफ जाना पसंद करूँगा। सेफ़ भी है, नो डाउट उसके अंदर। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी रखनी है तो थोड़ा सा रिलायबल जो है ना आपको प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। कुछ जो है ना फिट एंड फिनिश भी बेहतरीन है उस गाड़ी की। तो ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन ख़राब गाड़ी है, अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा प्रायोरिटी है, इनफैक्ट वेन्यू भी सेफ़ है आज के दिन, तो बट फिर भी अगर फिर भी आपको टाटा के ऊपर ज़्यादा वो चीज़ है तो आप नेक्सॉन के ऊपर जा सकते हैं। बट मैं अगर होता तो यहाँ पर वेन्यू के ऊपर जाता, क्योंकि नए नवेले ज़्यादा फीचर्स भी ऑफर करती है वो गाड़ी, ठीक है। ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक के साथ आई है, और इंटीरियर भी जो है वो मेरे को थोड़ा सा बेटर जो है वो इसके अंदर लगा। वेन्यू के अंदर बैठ करके एक बड़ी गाड़ी होने का जो है ना, मतलब मिड साइज SUV जैसे चला रहे हो ना, वो होने का एहसास ये दिलाती है। अगला सवाल है, ये अननोन है, पंकज है बट अननोन है। ये कह रहे हैं कि टाटा अल्ट्रोज 2021 पेट्रोल 34,000 चली हुई है, थोड़ी बहुत रस्टिंग भी है गाड़ी के अंदर चारों डोर पर, लेकिन ओनर ने सही करवा दी है। डिमांड है अप्रोक्स 6 लाख रुपए। रिजेक्ट कर दो अगर गाड़ी के अंदर रस्टिंग है। रस्टिंग कभी भी सही नहीं हो सकती है, वो ज़्यादा आगे जो है वो बढ़ती जाती है। कुछ एक दो साल के अंदर और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, धीरे धीरे आपकी पूरी गाड़ी को ख़त्म कर देगी। मैं कहता हूँ कि रस्टिंग वाली गाड़ी आप ना उठाएं तो बेहतर है, चाहे वो 10,000 ही क्यों ना चली हुई हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि मात्र 34,000 गाड़ी चली हुई है और रस्टिंग भी आ गई है उसके ऊपर, तो ठीक है। खैर अगला है वसंत का सवाल है, और मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ सारे सवाल। वसंत का सवाल है और ये कह रहे हैं कि केम छो, मैं बहुत मजा मच हूँ। कह रहे कि Q&A के लिए सवाल है। नई नवेली सेरा पेट्रोल NA इंजन E20 के लिए तैयार है, मगर E27 का भी खौफ है, E87 का भी थोड़ा सा वो है, क्योंकि सभी ऑटोमोबाइल कंपनी फ्लेक्स फ्यूल इंजन इंट्रोड्यूस किया है, तो गडकरी जी E87 लाने के मूड में हैं। देखो भाई साहब, सरकार अनप्रिडिक्ट है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उनके कोई भी फैसले। हो सकता है कि आज कुछ वो कुछ विचार कर रहे हैं और कल जो है वो आकर के मार्केट के अंदर एकदम से अनाउंस कर दें। अपना इंडियन ऑटोमोबाइल थोड़ा सा जा भी रही है इधर उधर की, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक की तरफ भाग रहे हैं, हाइब्रिड की तरफ भाग रहे हैं, कौन सा E20 आ रहा है, E20 तो आ चुका, और आगे आगे क्या आने वाला है, कब आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं ना,
बेस्ट डिसीजन होगा कि जैसे मार्केट के अंदर उथल पुथल चल रही है ना, वैसे ही ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर भी बड़ी उथल पुथल चल रही है, तो थोड़ा सा बेहतर है कि अगर आप रुक जाए ना, तो वो बेस्ट डिसीजन होगा आपका, अभी कोई गाड़ी ना खरीदें। अगला सवाल जो है वो सर्वेश का है, और नेक्सॉन ईवी का जो है ना फेसलिफ्ट कब आएगा, ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं, और क्या कुछ मेजर चेंजेस वगैरह हो सकते हैं, जैसे कि टाटा पंच में प्लेटफॉर्म वगैरह भी चेंज हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि जो नेक्सॉन है वो डेफिनेटली एक बेटर रेंज जो है ना, बेटर बैटरी के साथ में आने वाला है, और ये आपका सेकंड हाफ के अंदर जो है ना, हो सकता है कि अर्ली सेकंड हाफ के अंदर ऐसी हिंट मिल रही है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, कि मिलने का जो है ना, आपको उम्मीद है कि फेसलिफ्ट जल्दी ही आपका आ जाएगा। तो नेक्सॉन का अगर वेट कर रहे हैं तो रुक जाइए, नई नवेली नेक्सॉन जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी। संदीप क्या कह रहे हैं? संदीप कह रहे हैं कि अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टा और यूट्यूब दोनों के ऊपर फॉलो करने के लिए। वीकली जो है 350 किलोमीटर के आसपास रनिंग है, ऑल्टो सीएनजी है इनके पास में। नई गाड़ी मारुति की कौन सी लूँ, देख रहे हो, ये होता है एक भरोसा कि ये ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कोई सरदर्दी नहीं हुई मेरे को, और आगे भी इसी ब्रांड की मैं गाड़ी लेना चाहता हूँ। ये होता है एक ब्रांड का भरोसा। और जहाँ पर दूसरी कंपनियां देखो क्या कर रही हैं कि एक रिलेशनशिप बनने से पहले ही उसको उजाड़ने की कोशिश कर रही हैं कि नहीं, हम पीडीआई नहीं करने देंगे, अगर पीडीआई आपने अच्छे से करी तो हमारी गाड़ी रिजेक्ट कर दोगे। अरे भाई, अरे अकल के अंधो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, पहले ही डाउट क्रिएट कर रहे हो आप अपने। तो खैर कुछ भी अच्छा, इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर 350 तो डेफिनेटली आपको एक सीएनजी ऑप्शन लेना चाहिए, और ब्रेजा का फेसलिफ्ट जो है ना वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़े दिन और रुक जाओ, इस साल तक जो है ना, मतलब इस साल के मतलब कि सेकंड हाफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा रुक जाओ, बहुत सारी नई नवेली गाड़ियाँ आ रही हैं और ब्रेजा सीएनजी जो है मुझे ऐसा लगता है कि बेहतरीन होने वाली है, ज़बरदस्त आपको एवरेज जो है ना वो निकालने वाली है, और वो भी वो है, वो बूट के अंडर जो है ना वो देने वाले हैं वो फ़िलहाल जो है आपका सीएनजी सिलेंडर, तो आपका बूट भी आराम से यूज़ कर पाओगे। तो ब्रेजा सीएनजी के ऊपर आप जा सकते हो, ऑल्टो से आप अपग्रेड करोगे, और सीएनजी के अंदर तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया आपका अपग्रेड होने वाला है, ठीक है। अगर आपको इतना बजट के अंदर नहीं जाना है अभी, तो डेफिनेटली आप स्विफ्ट के ऊपर भी जा सकते हैं, मस्त गाड़ी है। और अगर मैं आपकी जगह मैं होता तो मैं थोड़ा सा पैसा और डालता और फ्रोंक्स के ऊपर जाता, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रेजा का वेट भी करता, हो सकता है कि प्राइस ड्रॉप काफ़ी आपको देखने को मिल जाए। अगला सवाल है वो ये कि सचिन का है, और ये कह रहे हैं कि वेन्यू एसएक्स ऑप्शनल जो है 1 लीटर का टर्बो जो है 2 अक्टूबर 2025 में कंपनी लीज़ के ऊपर ले ली थी 14 लाख के अंदर, और अब ये कह रहे हैं कि कंपनी छोड़ रहे हैं, और टोटल रनिंग जो है वो 4000 किलोमीटर ही हुई है उस गाड़ी की अप्रैल 18 तक। तो क्या कह रहे हैं कि इनकी एक तो रनिंग कम है, और दूसरी क्या कह रहे हैं कि नई बलिनो ले लूँ या i20 ले लूँ, क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपकी रनिंग कम ही है, ठीक है, तो आप उसी गाड़ी के साथ कंटिन्यू करिए। या फिर दूसरी चीज़ ये कि नई बलिनो भी आने वाली है दोस्तों, सिर्फ ब्रेजा नहीं, नई बलिनो भी आने वाली है कुछ हाल ही के टाइम में, तो उसका भी वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर मतलब कि 3 सिलेंडर ये दे दें और एवरेज उसकी बढ़ जाए, थोड़ी लुक्स के अंदर तब्दीली आ जाए। वैसे उसके ऊपर बहुत ही गजब का वीडियो हमारा आने वाला है, उसका वेट कीजिएगा, ठीक है। तो नई बलिनो भी आने वाली है, नई बलिनो के ऊपर जाना जो है वो ज़्यादा सेंसिबल चॉइस आपकी रह सकती है। अगला सवाल जो है वो रिजवान का है, और रिजवान कह रहे हैं कि इनके पास रिट्स वीडीआई है 2013, जो मैंने लास्ट मंथ सेल कर दी, ओके, थी इनके पास में, सेकंड हैंड में कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी खरीदना चाह रहे हैं 5-6 लाख के अंदर, ब्रेजा, नेक्सॉन, पंच या ट्राइबर, वेन्यू, कौन सी लें? और ये कह रहे हैं कि या तो प्योर पेट्रोल हो या फिर आपकी जो है डीजल के अंदर हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ब्रेजा प्योर पेट्रोल में चली हुई गाड़ी आप उठा सकते हैं, क्योंकि अगर कम चली हुई गाड़ी है इतने के अंदर आराम से मिल जाएगी, एनए इंजन के साथ में आती है, और आप बाद में उसके अंदर सीएनजी लगवाएंगे तो सुपर फ्रेंडली उसका इंजन है। तो डेफिनेटली ब्रेजा आप सर्च करने की कोशिश कीजिए। ट्राइबर वगैरह जो है वो पहले से ही थोड़ी सी दबी हुई सी गाड़ी चलती है, मैं कहता हूँ कि ट्राइबर वगैरह तो आप नई लेने के अंदर फिर भी आप एक बार सोच सकते हैं, लेकिन उससे भी बेटर डील होगी अगर ब्रेजा यूज्ड के अंदर आपको कम चली हुई गाड़ी मिल जाए तो, ठीक है। वेन्यू डिसेंट है, बट एवरेज थोड़ा सा कम निकालेगी, और उसके बाद में अगर एनए इंजन के अंदर ये ले रहे हैं उसको और सीएनजी लगवा दी तो थोड़ी सी और दब करके चल सकती है। तो इन गाड़ियों में से तो ब्रेजा ही ज़्यादा सही चीज़ है।
अंतिम सवाल है, क्योंकि नॉन स्टॉप हम लोगों ने इसको कवर किया है, आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनते रहेंगे, हफ्ते के अंदर 2 लाने की कोशिश करूंगा, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिए और मेरे को जो है सवाल पूछिए। विनोद क्या कह रहे हैं? विनोद कह रहे हैं कि थाने महाराष्ट्र से हैं और एक फैमिली कार चाहिए एसयूवी जैसी, तो नेक्सॉन सीएनजी लें, महिंद्रा 3XO लें और हुंडई वेन्यू में से कौन सी जो है ना, इन तीनों में से आपकी क्या चॉइस रहेगी? तो मैं हुंडई वेन्यू को फ़िलहाल सबसे ऊपर टॉप के ऊपर रखना चाहूँगा। हालांकि जो सबसे अच्छी मेरे को इस टाइम पे लग रही है वो है स्कोडा काइलैक, आपने नहीं इसमें ली, लेकिन आपको अगर इन तीनों में से ले रहे हो तो हुंडई वेन्यू को सबसे टॉप के ऊपर रखूँगा। 3XO का अच्छी है, बहुत अच्छी है, पेपी है, ज़्यादा बढ़िया से चलती भी है, लेकिन उसका डिज़ाइन उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है जितना वेन्यू का है। और नेक्सॉन सीएनजी जो है वो सीएनजी अगर अंदर ले रहे हैं तो बिल्कुल चेंज ही हो गया सिनेरियो। अगर सीएनजी वगैरह देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि ब्रेजा सीएनजी के लिए आप रुक जाइए, ठीक है। तो आपको मेरी पसंद पता चली गई, अगर इन्हीं गाड़ियों में से ख़रीदनी थी तो मैं वेन्यू के ऊपर जाना पसंद करूंगा। खैर, ये था दोस्तों एक Q&A वीडियो, और अगेन मैं फिर से कहूँगा, डीलर को भी कहूँगा और मैं पेरेंट कंपनियों को भी कहूँगा कि अपने डीलर्स को थोड़ा सा समझाइए कि किस तरीके से जो है ना नए कस्टमर्स को ट्रीट करें ताकि आपकी सेल्स भी नीचे ना जाए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आगे ऐसे ही सवाल आपके लिए लेते रहेंगे, इंस्टाग्राम के ऊपर आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, मैसेज रह गया आप लोगों के लिए, अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। नमस्कार।